नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं विषय EVS2 पाठ 4 विकासवाद पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हम यह पढ़ चुके थे कि जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ और उस पृथ्वी में सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बच्चों निम्न मुद्दे देखेंगे। पहला है विकासवाद का अर्थ, दूसरा है प्राणियों के विकास के चरण, उसके दो भाग हैं, अपृष्ठवंशीय प्राणी, ब पृष्ठवंशीय प्राणी, तीसरा है सस्तन प्राणी और चौथा है मानव सदृश वानर। तो सबसे पहला हम देखेंगे विकासवाद का अर्थ। विकासवाद का अर्थ है बच्चों यहाँ पर निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। इसका स्पष्टीकरण चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार सबसे पहले इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है। जो प्रजाति हमारी पृथ्वी में बदलते पर्यावरण के साथ अपना समन्वय अर्थात अपने आप को ढाल लेता है, एडजस्ट कर लेता है, वो इस पृथ्वी में उसका अस्तित्व बना रहता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है बच्चों, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसका दूसरा और एक कारण है बच्चों कि प्राकृतिक में अचानक आई आपदा के कारण भी ये प्रजातियां नष्ट हो जाती है। और आपदा का मतलब है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का मतलब है बाढ़ आना, सूखा, अकाल, भूकंप और अचानक जंगलों में आग लग जाना। तो इससे प्रजातियां नष्ट हो जाती है। ये दो कारणों से इन प्रजातियों का अस्तित्व नहीं रहता है। अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ जा रहे हैं, प्राणियों के विकास के चरण। प्राणियों के विकास के चरण। हमारी पृथ्वी में लगभग 80,000 वर्ष बीत जाने पर जलाशयों का निर्माण हुआ है। जलाशय का मतलब है पानी, और इन पानी में, इन जलाशयों में सबसे पहले एक कोशीय यानी कि आदि जीव, जिसको अपन इंग्लिश में एक कोशी को बोलते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल, इसका जन्म हुआ। और एक कोशीय सजीव के जन्म के साथ बहुकोशीय सजीव का भी जन्म हुआ। एक कोशीय सजीव का अर्थ है बच्चे जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये अति सूक्ष्म होते हैं, ये अति सूक्ष्म होते हैं। और बहुकोशीय का मतलब है जो अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। आपके किताब में उदाहरण दिया है अमीबा का। ये अमीबा का चित्र है बच्चे, डायग्राम है। यहाँ पर देखिए अमीबा जो है ये अति सूक्ष्म है, परंतु इसको एक ऐसे यंत्र में देखा गया जिससे ये आपको बड़े रूप में दिखाई दे रहा है। और उस यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इस यंत्र में अति सूक्ष्म चीजों को बोलो, सजीवों को बोलो, देखा जा सकता है बड़े रूप में। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे? माइक्रोस्कोप, और हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सब देख रहे हैं? ठीक है। अब हम प्राणियों के विकास के चरण के पहला जो भाग है अपृष्ठवंशीय प्राणी, इसकी तरफ हम नजर डालेंगे। अपृष्ठवंशीय प्राणी का मतलब है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ, स्पेसिमेन दिखा रही हूँ, आप देखिए। जैसे उदाहरण है मक्खी। मक्खी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दूसरा है घोंगा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेल। इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। केचुआ, इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है।
अब हम ब की ओर जाएंगे, यानी कि पृष्ठवंशीय प्राणी की तरफ जाएंगे। पृष्ठवंशीय प्राणी का मतलब है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? पृष्ठवंशीय प्राणी। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्टिब्रेट एनिमल। और अपृष्ठवंशी को क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट एनिमल। तो जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रेट एनिमल कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। जैसे है मानव है, मनुष्य जो है उसके भी शरीर में क्या है? रीढ़ की हड्डी है। फिर है गाय, बैल, बकरी, आजू बाजू जो भी जानवर आपको दिखाई देते हैं उनके भी शरीर में क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ। जैसे ये रैबिट यानी कि खरगोश, ये है पृष्ठवंशीय प्राणी खरगोश। ठीक है। अब इस पृष्ठवंशी प्राणी को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे कि बच्चे, जो प्राणी जल में रहते हैं उसको अपन जलचर बोलते हैं, जैसे मछली, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि। जो प्राणी जमीन पर रहते हैं उसको अपन थलचर प्राणी बोलते हैं। जैसे मानव है, मनुष्य है, गाय, बैल, शेर, हाथी इत्यादि। जो प्राणी नभ में विचरण करते हैं उसको बोलते हैं अपन नभचर प्राणी। जैसे उस पे पूरे क्या आ जाते हैं? पक्षी वर्ग आ जाते हैं। तो इन पक्षियों में से जैसे तोता है, दिख रहा बच्चों? तोता, चिड़िया, कबूतर, कौवा, कोयल आदि, ये सब नभचर प्राणी में आते हैं, यानी कि आकाश में विचरण करते हैं, इसलिए इसको नभचर प्राणी कहते हैं। तो जलचर प्राणी हो गया अपना, नभचर प्राणी हो गया, थलचर प्राणी हो गया। अब उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी में एक आपको उदाहरण में बता रही हूँ, वो है मेंढक। वो क्या है? मेंढक। उभयचर का मतलब है ये भूमि पर भी रह सकता है, यानी कि जमीन पर भी रह सकता है और पानी पर भी रह सकता है, इसलिए मेंढक को क्या बोलते हैं अपन? उभयचर प्राणी। अब रेंगने वाले प्राणी में है सांप। रेंगने वाले प्राणी में क्या है बेटा? सांप। दिख रहा है आपको? सांप हो गया। अब हम अगले मुद्दे की ओर जाएंगे, यानी कि मुद्दा नंबर 3, सस्तन प्राणी। सस्तन प्राणी का अर्थ है पृष्ठवंशीय सजीवों में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। सस्तन का अर्थ है यहाँ पर जो प्राणी अपने शिशु को गर्भ में धारण कर उसको जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है और माँ अपना दूध पिलाती है, यानी कि स्तनपान करवाती है। स्तनपान करवाकर उसका पालन पोषण अच्छे से हो सके, इसी को हम क्या कहते हैं? सस्तन प्राणी। स्तनपान का अर्थ है यहाँ पर बच्चे, माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, इसका अर्थ ऐसा है। इसके उदाहरण है मनुष्य, गाय, बैल, बकरी, शेर, हाथी इत्यादि। अब हम चौथे मुद्दे की ओर जाएंगे, मानव सदृश्य वानर। मानव सदृश्य वानर। मानव सदृश्य वानर का अर्थ यहाँ पर यह बताया है कि मानव से समानता रखने वाला बंदर। मानव से समानता रखने वाला बंदर। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? एप बंदर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? एप बंदर के नाम से जानते हैं। और ये जो एप बंदर है इसका धीरे धीरे विकास हुआ और आज हम आदि मानव के नाम से उसको जानते हैं। आज हम उसको किसके नाम से जानते हैं? आदि मानव के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहेंगे अपन? मानव सदृश्य
वानर, मानव सदृश वानर। मानव के समान उनकी समानताएं रहती है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, मानव सदृश वानर। अंत में आपसे यही कहूंगी बच्चों कि आप घर पर सुरक्षित रहिए, स्वच्छता बनाकर रखिए, क्योंकि कोविड-19 के महामारी की अभी तक दवाइयाँ और वैक्सीन नहीं निकली है, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। धन्यवाद।